नमस्कार, टोटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में विधानसभा में आज बजट पेश होना है। विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा पहुंच गए हैं। सबका साथ सबका विकास लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अभिमन्यु ने साफ तौर पर यह कहा है। तो प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक का है। 12 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन में पेश करेंगे बजट। थोड़ी ही देर में पेश होना है बजट। उम्मीदों का ये चुनावी बजट देखा जा रहा है। किसानों और कर्मचारियों को मिल सकती है राहत की सौगात, ये भी कहा जा रहा है। गेस्ट टीचरों की मांग भी पूरी हो सकती है। किसानों के पेंशन का भी ऐलान हो सकता है। तो कई सारे अहम मुद्दों पर ये बजट जो है अहम रहने वाला है। अब उनके पिटारे में क्या क्या है, कैप्टन अभिमन्यु के बैग में क्या क्या है, क्या क्या सौगातें आज वो हरियाणा की जनता को देंगे, वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा जब वो बजट पढ़ना शुरू करेंगे। तो साफ तौर पर बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। किसानों के पेंशन का भी इसमें ऐलान हो सकता है, कर्मचारियों के लिए भी सौगात हो सकती है। कई सारी बातें जो है ये रखी जाएंगी, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरह से किसानों के पेंशन का इसमें ऐलान होना है, गेस्ट टीचर की मांग भी पूरी हो सकती है और भी कर्मचारियों को इसमें राहत मिल सकती है। कई सारी बातें, पूरा खाका तैयार किया गया होगा, क्योंकि चुनावी बजट कह सकते हैं इसको, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो इन दोनों चुनाव के मद्देनजर सरकार का ये आखिरी बजट है। तो इस बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान जनता के लिए हो, क्योंकि पिछले बजट की अगर बात करें तो पिछला बजट 1 लाख कह सकते हैं, 1 लाख करीब ये 15,000 करोड़ तक का बना था। तो इस बार बजट के प्रावधान में बढ़ोतरी होगी। तो साफ तौर पर बजट का जो आंकड़ा वो अभी अनुमानित तौर पर जो बताया जा रहा है कि करीब 1,50,000 करोड़ तक बजट पहुंच सकता है इस बार हरियाणा सरकार का। तो साफ तौर पर पिछले बार की अपेक्षा बढ़ा है। तो जिस तरह से स्थितियां बन रही, किसानों और कर्मचारियों को मिल सकती है एक बड़ी राहत की सौगात। हिसार से हमारे साथ संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। महेश, चुनावी बजट है और साफ तौर पर पिछले बजट की अपेक्षा जो पिछले साल बजट आया था सरकार का, उससे इस बजट में प्रावधान भी ज्यादा है और सरकार खर्च भी ज्यादा करेगी। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे कि आखिरी वक्त पर, आखिरी जब चुनावी वक्त सामने आ चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की याद आई है। अब उसी संदर्भ में अब हरियाणा की सरकार के कामकाज को अगर देखने की कोशिश करें तो किसान को लेकर भी वही फैक्टर सामने आ रहा है कि जब चुनाव सामने आया, लोकसभा और विधानसभा का चुनावी रण जब सामने खड़ा है, तो ऐसे में किसानों को खुश करने की जरूरत यहां पर मनो सरकार को साफ तौर से नजर आ रही है। घोषणाएं पहले भी की गई थी, पिछले बजट में भी एक अच्छी खासी लोक लुभावन जो घोषणाएं है वो देखने को मिली थी, किसानों के लिए की गई थी। लेकिन तमाम जो चीजें थी उनकी डिलीवरी हम कह सकते हैं कि किसानों तक नहीं हो पा रही थी। जिस तरीके से लाभकारी मूल्य की बात किसानों के लिए रखी गई, लेकिन लाभ जो है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाया। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जो घोषित किया गया मंडियों के अंदर, वो किसान हासिल नहीं कर पाए। औने पौने दामों पर किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ी। जहां तक हर खेत को पानी की जो बात है वो पिछले बजट में भी सामने रखी गई थी, लेकिन पानी हर खेत तक पहुंचाने को लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। जो जमीनी हकीकत है वहां पर खेत जो है पानी के को लेकर तरसते रहे। और जिस तरीके से हम लगातार किसान नेताओं से अभी बात कर रहे थे, वो साफ ये कह रहे थे कि बिजली की उपलब्धता कम हुई है और जिस वक्त उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वहां पर नहरों में पानी उन्हें नहीं मिलता है और जो आखिरी टेल तक जो खेत पड़ते हैं वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता। नहीं, साफ तौर पर यह भी देखा गया है कि किसानों को लेकर सरकार की तरफ से हरियाणा विधानसभा में खड़े होकर की जाती हैं, जमीनी हकीकत में उनका जो पूरा फायदा या कहीं कि आंशिक फायदा भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कर्मचारियों के लिए भी तमाम जो भत्ते हैं उसमें इजाफा जो है सरकार की तरफ से किया जा सकता है। साफ तौर से कह सकते हैं कि टैक्स फ्री ये बजट रहेगा। आखिरी ये बजट हरियाणा की मनो सरकार का है, 5वां बजट है। इसी बजट के साथ लोकसभा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी को उतरना है और इसी बजट के साथ ही विधानसभा का जो चुनाव है वो भी होना है। तो आप मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं यहाँ पर जो तमाम वर्गों के लिए की जाएगी, चाहे मजदूर वर्ग की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, बेरोजगारों की बात की जाए। तमाम वो वर्ग जो हरियाणा में जिनकी संख्या काफी ज्यादा है या उनकी जो एक वोट बैंक है, बड़े वोट बैंक के रूप में पहचानी जाती है, तमाम उन वर्गों के लिए ज्यादा से ज्यादा
आप कह सकते हैं कि घोषणाएं इस बजट में देखने को मिलेंगी। जी, लेकिन साफ तौर पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की बात लगातार की जाती रही है और लगातार ये भी कहा जाता रहा कि स्वामीनाथन के आयोग की लागू किया जाएगा, लेकिन उसकी मांग किसानों की तरफ से जरूर रही है। और जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी की बात हुई कांग्रेस सरकार द्वारा, तो बीजेपी ने साफ तौर पर, खासतौर पर हरियाणा की सरकार ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, कुछ और किसानों के लिए प्रावधान करेंगे, उनको विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो क्या सरकार इस पूरे बजट में कुछ ऐसा करेगी, नवीनतम कुछ नवीनीकरण होगा? देखिए, साफ तौर से एक घोषणा जो इस बजट से पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है, जो श्रम जीवी पेंशन जो लागू की जानी है मजदूरों को लेकर, उसमें जो प्रीमियम भरा जाना है 200 करोड़ रुपए, वो जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि सरकार चाहे मजदूरों की बात की जाए, उनकी पेंशन को लेकर काम करेगी, उनके प्रीमियम हो सकता है कि सरकार भरने का काम करे। उसके अलावा किसानों की पेंशन को लेकर भी जो सरकार तेजी से आगे बढ़ती नजर आएगी। तमाम वो वर्ग, चाहे किसानों की बात की जाए, मजदूरों की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, या जो गेस्ट टीचर्स है उनकी बात की जाए, तमाम वर्गों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जाएगी। और जिस तरीके से खजाना आप कह सकते हैं कि हरियाणा की मनोज सरकार का लबालब हुआ है, ना सिर्फ केंद्र की बल्कि हरियाणा की सरकार का भी जो खजाना है वो लबालब है। वजह जीएसटी है। काफी जो बड़ी तादाद में जिस तरीके से कार्रवाई की गई, काले धन को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई, नोटबंदी को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद केंद्र की सरकार के पास जो टैक्सेस है उनकी जो संख्या है, उपलब्धता है, वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। लोगों ने डर के मारे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस भरने का काम किया। अब अगर हरियाणा के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर भी जो सरकार की सख्ती थी टैक्सेस को लेकर वो बढ़ी, और उसी की वजह कि जीएसटी में अच्छी खासी जो आमदनी है सरकार को हुई है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा का ये बजट 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। काफी ज्यादा जो टैक्सेस का शेयर है वो हरियाणा की सरकार को मिला है, जिसकी वजह से हरियाणा का जो बजट है, जो प्रोग्रेस है, वो और ज्यादा तेजी से की जा सकती है, क्योंकि अब पैसे की उपलब्धता काफी ज्यादा सरकार के पास हो चुकी है। चलिए, आपको रोकते हैं, चलिए विधानसभा चलते हैं, हरियाणा विधानसभा, जहां कार्यवाही चल रही है। ओपी धनखड़ जो बीमा कंपनियों के जो हिस्सा है 25 से 30%, वो भी उस काम के लिए लगता है। इससे संबंधित पूछिए। थैंक यू सर। सर, ऐसा है, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और कृषि मंत्री जी ने भी माना है कि सर जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है इसकी, ये बीमा की, इसमें सर क्लियर कट है कि सीजन वुड बी कवर्ड कंपल्सरली। दिस प्रोविजन शैल ओवरराइड एनी डिसीजन टेकन बाई FIS, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सर जो ऑटोमेटिक है कि सर अगर उन्होंने मना नहीं किया है तो उनका अपने आप कटेगा ऑटोमेटिक। तो सर किसानों को क्यों तो सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? ये तो सर स्ट्रेट वे गवर्नमेंट को इसमें सर ये देखना चाहिए कि जो बैंक की गलती है, और सर एक ओबीसी नहीं है जो एक हवाला दिया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने। सर इस तरह के मैं माननीय कृषि मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इसकी क्या वो जांच कराएंगे पूरे हरियाणा में। सर और बहुत से बैंक हैं, और सर जब किसान की गलती शुरू से ही नहीं है तो सर अगली फसल के लिए बेचारे को मुआवजा ना मिले, फसल नहीं बो सकता और नुकसान है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ये जो भारत प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, इसे लागू करते हुए क्या किसानों को सीधा मुआवजा वो सरकार से? तो साफ तौर पर बात हो रही थी, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बातें रखी, और प्रश्नकाल का समय है। प्रश्नकाल में विपक्ष भी सवाल पूछेगा और जिस तरह से योजनाएं जो सरकार द्वारा चल रही हैं उन पर भी कार्य की बातें आएंगी। तो साफ तौर पर ये बजट किन मायनों में अहम, इससे अंदाजा लगाया सकता है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर और कर्मचारियों का जो मसला है उस पर भी कई बार चर्चाएं होती रही हैं, कई बार बातें भी होती रही हैं, लेकिन उस चर्चा में अहम बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों की हड़ताल अगर बात की जाए, NHM कर्मचारियों की हड़ताल की बात की जाए, या फिर रोडवेज कर्मचारी जब हड़ताल पे थे, जब चक्का जाम हो गया था, तो उसमें काफ़ी ये ठेका तरीके से काम होता है, ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, इस पर लगाम लगाने की बातें भी होती रही हैं, और भी कई सारी बातें होती रही। तो उन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कर्मचारी इसके लिए अनशन करते रहे, सड़कों पर उतरते रहे कि ठेकेदारी जो प्रथा है वो समाप्त हो। तो इस बार कर्मचारियों को क्या कुछ मिल सकता है, ये अब तो जब वो बक्सा खुलेगा, वो अटैची खुलेगी, अटैची में क्या कुछ सौगात लेकर सरकार आई है हरियाणा की जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, वो अटैची खुलने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, साफ तौर पर किसानों की बात हो रही है, कर्मचारियों की बात हो रही है,
तो क्या युवाओं के बारे में अगर बात ना हो, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा साफ तौर पर देखने को मिलता है, तो क्या उस पर भी सरकार का फोकस रहेगा देवेंद्र? देखिए आदित्य, दो चीजें हैं। एक तो नौकरी से पहले जो एक क्वालिटी एजुकेशन होती है वो हरियाणा में, उसमें अभी भी कमी मैं मानता हूं। हालांकि स्कूली स्तर पर सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, शिक्षा मंत्रालय ने, सरकार ने, लेकिन अभी भी क्वालिटी एजुकेशन युवाओं को नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई का, वो लोग भी बहुत सारे हैं जिनको पसंद की नौकरी नहीं मिल रही। मैं जिक्र डी ग्रुप का करूंगा। अभी 18,000 के आसपास जो नौकरियां लगे डी ग्रुप में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें एमटेक और एमफिल किए हुए युवक तक उसमें डी ग्रुप, मतलब 4th क्लास में, जैसे चौकीदार है, वार्डन है, चपड़ासी है, ठीक है, सेवादार है, इस तरह के कामों के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफर कर दिया कि हमारे को नौकरी चाहिए। तो जो हाईली एजुकेटेड यूथ है, उनको उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी ना मिलना, और दूसरा ये नौकरी भी ना मिलना, ऐसे भी हैं जिनको कोई भी नौकरी नहीं मिली। अभी भी उनके माँ बाप के सपने होते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे। जब लड़के जवान होते हैं, पढ़ाई पूरी होती है, उनकी शादी के बारे में माँ बाप सोचते हैं, लेकिन जब तक नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। तो पूरी तरह एक अगर बेरोजगार युवा है तो पूरे परिवार की परेशानी होती है। तो युवाओं के स्तर पर मैं समझता हूं सरकार कोई ज्यादा उनको अभी खुश नहीं कर पाई। नौकरियां बहुत कम है, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, लाखों की तादाद में अभी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। नौकरी मिली भी है तो योग्यता के मुताबिक उनको नहीं मिली। तो इस तरह की तमाम समस्याएं युवाओं के सामने आज भी खड़ी है। जी देवेंद्र, कहा जा रहा है कि 56,000 नौकरियां सरकार ने दे दी है, 25,000 और देंगे, तो क्या इनसे सीमित जो है बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? क्योंकि जो शिक्षा पद्धति की बात आपने भी की, तो क्या शिक्षा पद्धति की सुधार के लिए कुछ सरकार आगे कदम उठाएगी? कि बजट है तो उम्मीद बेरोजगारों को भी है और युवाओं को भी है, और युवा कहते हैं देश का भविष्य होते, तो उनको तो खासकर इससे उम्मीद जरूर होगी। देखिए आदित्य, जैसे आपने 50,000 प्लस नौकरी की बात की, ये आंकड़ा मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री के स्तर के पदाधिकारी हैं, उनका भी बयान था कि 32,000 नौकरियां हमने दी है। कुछ दिन पहले बयान था, लेकिन 32,000 नौकरियां अगर मान भी ले सरकार ने दे दी है, उसके बाद भी मतलब बहुत सारी लाखों की तादाद में युवा अभी भी बेरोजगार हैं। आपको बताऊं, एमटेक करके, एमफिल करके, पीएचडी करके, जहां 5 नौकरियां निकलती हैं वहां 5,000 युवा पहुंचते हैं। अब लगेंगे तो 5 युवा, लेकिन बाकियों को नौकरी भी चाहिए ना। तो समस्या ये है कि हर हाथ को रोजगार चाहिए, समस्या ये है। जी आदित्य, पिछली बार का जो बजट रहा देवेंद्र, वो लगभग 1,15,000 करोड़ तक का रहा, तो इस बार क्या हो सकता है? बजट में इजाफा होगा, सरकार पिटारा खोलेगी अपना? बिल्कुल आदित्य, जो भी सरकार रही है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, जो भी बजट आता था साल दर साल उसका दायरा बढ़ाया जाता है। सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि बजट हमने फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा किया है, बजट बढ़ा है और लोगों की सुविधाएं, डेवलपमेंट बढ़ी है, तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है। 1,15,000 करोड़ का बजट पिछला था, लेकिन ये भी सही है कि जो कर्ज था हरियाणा सरकार पर, वो भी लगभग दुगना हो चुका है। सरकार दायरा तो बढ़ाती है, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट में जो चीजें अंदर की होती है वो बाहर नहीं आती। तो अभी मेरे को लगता है 1,15,000 से ज्यादा का बजट आएगा, क्योंकि अब तो जीएसटी लागू होने के बाद, सरकार की सख्ती के बाद टैक्स कलेक्शन जो है काफी बढ़ी है, तो जीएसटी के बाद खजाने में काफी पैसा है। तो मेरे को लगता है ये दायरा तो इसका बढ़ेगा जो कुल बजट होगा, लेकिन उसमें किस मद में कितना खर्च होगा, जो घोषणा होगी वो पूरा होता है कि नहीं होता है, तो सारी चीजों का इंतजार करना पड़ेगा। आदित्य, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, 2016 में पानीपत के लिए 4-5 घोषणाएं हुई थी, बजट में जो घोषणाएं हुई थी पूरी नहीं हुई, उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। तो हम कैसे मान लें कि बजट में जो कुछ कहा जाता है वो जमीन पर उतरता दिखेगा? ये बात आपने इसमें भी बिल्कुल, संशय रहता है देवेंद्र, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बजट की बातें तो होती है, लुभावने वादे, और जनता उम्मीद लगाए बैठी होती है कि बजट पिटारा खुलने वाला, सरकार कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो मिलता कब है? उसको अमली जामा पहनाने तक, जनता के तक पहुंचाने तक वो कह सकते हैं फुस हो जाता है, एक तरह से मिलता नहीं, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल आदित्य, मैंने सिर्फ 2-3 बड़ी घोषणाएं बताता हूं जो पानीपत जैसे औद्योगिक ऐतिहासिक शहर के लिए की गई। 2016 के बजट में हरियाणा सरकार ने ये कहा था, इसी बीजेपी सरकार ने, कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट हरियाणा का सबसे बड़ा पावर जनरेशन का सेंटर है, 8 यूनिट है, बिजली पैदा होती है। तो यहां सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाने की बात हुई थी 2016 में,
हरियाणा सरकार के बजट में 2000 करोड़ की लागत है और 800 मेगा यूनिट का था ये, 800 मेगावाट का। उसमें आज तक आप देखिए 3 साल हो गए, काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरीके से पानीपत जींद जो सड़क है, अभी डबल सड़क है, उसको 4 लेन करने की बात थी, नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया था। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी भी दे दी है, उसके बाद भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अभी 3 साल हो गए इस बात को। जी नहीं देवेंद्र, साफ तौर पर यह देखा भी जाता है कि सरकार बजट खाका तैयार कर देती है कि हमें इतना इतना करोड़ रुपए, इतना पैसा हमें इस सुविधा में खर्च करना है, तो आखिर वो पैसा कहां जाता है, जनता ये भी जानना चाहती है। जनता सोचती कि सरकार ने तो ये कह दिया इतने करोड़ रुपए हमने शिक्षा में दे दिए, इतने करोड़ हमने किसानों के लिए दे दिए, इतना बजट हमने यहां कर दिया, तो वो जब योजना मिली नहीं, जब जनता तक पहुंची नहीं, तो पैसा जाता कहां है? देखिए, पैसे के जो ये प्रपोजल्स होते हैं आदित्य, जैसे जो सरकार एस्टिमेट करते हैं कि हमारी टैक्स कलेक्शन, मौजूदा टैक्स कलेक्शन क्या है, हमारे रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, आमदन को बढ़ाने के जो हम जोर लगा रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं, एक अनुमान होता है मोटा मोटा, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ है और हमारी कोशिश है कि जितना हुआ है उससे 15% का इजाफा हो जाए। और जितना खर्च किया था, जैसे हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बिजली पानी की बात है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, सरकार की कोशिश रहती है कि वो उसका विस्तार हो और उस तरीके से आमदन भी बढ़े। लेकिन एक तरह से बजट जो होते हैं खुश करने की एक कसरत होती है, सारा कुछ वही होगा जो सरकार कह रही है। इसको हम लोग तो कम से कम नहीं मानते, लेकिन जो आम लोग हैं, जो भोली भाली जनता है, वो खुश होती है कि हरियाणा तरक्की कर रहा है। तो सरकार मैनिपुलेशन जरूर करती है बजट में। कोई पैसा किसी के लिए रखा गया है तो उसको दूसरे मद में दूसरी जगह खर्च कर देते हैं। ये सरकार की, मंत्रिमंडल की, मंत्रालयों की अधिकार होता है कि किसी एक काम के लिए जो पैसा रखा गया है, उसकी घोषणा हुई है, उस काम को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है। ये भी होता रहा है, यही वजह है कि बहुत सारी योजनाएं लटकी रह जाती हैं। जी देवेंद्र, इस पूरे बजट सत्र में, जब से बजट सत्र शुरू हुआ, इसमें एक्सग्रेसिया की बात की गई, एक्सग्रेसिया पॉलिसी की बात की गई, जो 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा खत्म कर दी गई थी, जिनमें कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, उनके घर वालों को, परिजनों को। तो क्या उसमें भी उसको फिर से शुरू किया जा सकता है, ऐसे कुछ अनुमान? देखिए, एक्स ग्रेशिया के बारे में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था कि इसको हम संशोधन के साथ लागू करेंगे। दरअसल एक्स ग्रेशिया स्कीम ये होती है कि जैसे कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे अधिकारी चाहे कर्मचारी है, मान लो उसकी ड्यूटी के नौकरी के दौरान, मतलब नौकरी पूरी नहीं हुई लेकिन उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बदले परिवार में से किसी एक व्यक्ति को, जो क्योंकि परिवार चलाना होता है, उसको नौकरी दी जाती है अनुकंपा के आधार पे, उसको हम कहते हैं। तो वो एक्स ग्रेशिया स्कीम पीछे बंद कर दी गई थी। उसमें कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की, कई मांगे रखी थी। समय के हिसाब से जरूरतें भी बदलती हैं और फैसले भी लिए जाते हैं। तो एक्स ग्रेशिया स्कीम को फिर से लागू करने की बात मुख्यमंत्री करे। 2 दिन पहले उनका बयान भी आया। उम्मीद करते हैं कि इस मोर्चे पर भी कुछ ना कुछ होगा। जी नहीं, साफ तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ा कदम होगा। 2006 में ये योजना खत्म कर दी गई थी, और अगर ये लागू होती तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, जैसे कोई सरकारी मुलाजिम है, अगर उसकी असामयिक मौत, अनटाइमली डेथ होती है, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? उसको पेंशन भी चाहिए, तत्कालिक फौरी तौर पर राहत भी चाहिए कि जैसे जो परिवार में पैसा आता है, परिवार चलता है, खर्चे हैं, बच्चे पढ़ा करते हैं, बीमार हो जाते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, शादी ब्याह की, तो सारी चीजें देखनी होती है। तो उसमें थोड़ा सा एक्स ग्रेशिया स्कीम को फिर से लागू करने की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री ने, सरकार ने मानी है उसको कुछ संशोधनों के साथ, और लगता है कि एक्स ग्रेशिया स्कीम में लोगों को, कर्मचारियों को संतुष्ट करने की कोशिश पूरी होगी। जी, बजट का जो मूल मंत्र रखा गया है, वो रखा गया है सबका साथ सबका विकास, और कर्मचारियों को यह भी कहा जा रहा है कि एचआरए तरफ से कुछ तोहफा मिल सकता है। क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए आदित्य, सबसे बड़ी मांग जो चुनावी घोषणा पत्र में, आपको याद हो 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घोषणा पत्र में पार्टी के कहा था कि हम पंजाब पैटर्न पे वेतन देंगे हरियाणा के कर्मचारियों को। वो बहुत बड़ी मांग थी। उसके बाद जब कांग्रेस ने ये मांग मैनिफेस्टो में रखी, तो बीजेपी, क्योंकि तब बीजेपी की हवा बननी शुरू हुई थी, मोदी लहर थी, तो बीजेपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार बनती है तो हम पंजाब पैटर्न पे वेतनमान देंगे कर्मचारियों को। उससे इनको काफी फायदा होगा। अगर किसी व्यक्ति की तनख्वाह आज 60,000 है, पंजाब पैटर्न पे दे तो 75 या 80,000 बनेगी। करीब करीब 50%, 40 से 50% का इजाफा होगा। पैटर्न पर वेतनमान देने की मांग, वेतनमान और भत्ते देने की जी, इसमें बीजेपी मैनिफेस्टो में कही गई थी, कांग्रेस में भी कही गई थी। बीजेपी की सरकार आई लेकिन उसने इसको माना नहीं। ये कहे कि हम अभी
खजाने की हालत इतनी अच्छी नहीं है, माली हालत दुरुस्त नहीं है, हम इसको लागू जरूर करेंगे, ये वायदा करते रहे। अब 5 साल पूरे होने के तो कर्मचारियों को खुश करने तो पंजाब पैटर्न पर जो है वेतनमान देने की, और जो कच्चे कर्मचारी सालों से नौकरी करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उनको पक्का करने की बात, ये 2 प्रमुख मांगे कर्मचारियों की रहेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।